अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ खूबसूरत अंदाज में हो चुका होगा। और जैसे कि वीकेंड गुजरा है तो आई एम श्योर कि सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, फैमिली को खूब टाइम दिया होगा हमेशा से, क्योंकि हमारे स्केजूल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हम अपनी डेली रूटीन में इतना भाग दौड़ में मसरूफ़ होते हैं कि हम अपने फैमिली को, अपने प्यारों को टाइम देना भूल जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि दिन का कुछ वक्त निकालें और अपनों के साथ जो है वो टाइम ज़रूर स्पेंड करें। अगर उनसे दूर हैं तो उनको एक फ़ोन कॉल कर लें, क्योंकि फ़ोन ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा कर दी हैं। तो आई एम श्योर कि वीकेंड अच्छा गुजरा है। नेक्स्ट वीक भी आपका जो है वो अल्लाह करे बहुत खूबसूरत गुजरे, हसीन गुजरे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हों और आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। और फैसलाबाद का मौसम आज कितना खूबसूरत है, इसी हवाले से जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर में। फैसलाबाद का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसका मतलब है कि दिन बहुत खूबसूरत है। सूरज जो है वो निकला हुआ है और सूरज की जो चमक है वो हमारी ज़िंदगियों को भी उसी तरह से रोशन कर दे जिस तरह से हमारे शहर को रोशन कर रही है। और साथ ही साथ आज धुंध कम दिखाई दी है, हालांकि कल बहुत से रात में धुंध थी, लेकिन सुबह से मौसम जो है बड़ा खुशगवार है। मैं ऑफिस आते हुए भी देख रही थी कि सूरज जो है वो पूरी आबोताब से चमक रहा है और उम्मीद करते हैं कि बाकी का पूरा दिन भी जो है वो काफ़ी सनी डे होगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो इसलिए अगर आपके रूटीन के कुछ भी काम है तो आप बाहर निकलिए, अपने काम जो है वो आसान अंदाज से कंप्लीट कीजिए। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। और आज बर्थडे भी है काशिफ बुखारी एंड सैयद हारून शाह। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको जन्मदिन की ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो ढेरों ढेर खुशियों से और आसानियों से बन जाए। और इन्हीं की बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे वंस अगेन। जन्मदिन की ढेरों ढेर मुबारकबाद मेरी और मेरी टीम की जानिब से, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपके स्पेशल डे पर आपको स्पेशल फील करवाया जाए। तो आज का दिन आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। और जहां सेलिब्रेशन की बात आ रही है तो 25 दिसंबर के हवाले से पूरी मसीही बरादरी जो है, ईसाई बरादरी, वो आज क्रिसमस मना रही है और उनके लिए जो है बड़ा खुशी का दिन है। अल्लाह करे कि उनका दिन जो है वो खुशियों से भर जाए और आने वाला उनकी ज़िंदगी का हर दिन जो है वो ढेरों ढेर कामयाबियां और नेमतें लेकर आए। उन सबको, जितने भी हमें देखने वाले हमारे क्रिश्चियन व्यूवर्स, उन सबका मैनी मैनी हैप्पी, हम बोलते हैं मैनी क्रिसमस। और आज का दिन वो बहुत ही खुशी से, खुश उसलूबी से मनाएं, क्योंकि मैं देख रही थी कि हमारे पूरे शहर में जो है बड़ी रौनक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल रहता है। तो जब भी कोई खुशी का इवेंट आता है, त्यौहार आता है, तो उसे भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। तो जितने भी देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं उनको जो है वो मैरी क्रिसमस। और आज का दिन वो बहुत ही खुश उसलूबी से मनाएं। और सेलिब्रेशन की बात आती है तो हमेशा से छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और जहां सेलिब्रेशन की बात हो रही है तो 25 दिसंबर की जो सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है वो हमारे नेशनल हीरो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी आज बर्थडे है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करें लेकिन अपने हीरोज़ की जो बर्थडे है उसके मौका पर जो है वो खुशी ना हो, वो सेलिब्रेशन ना हो। तो बहुत सारी जगहों पर जो है वो आज कायदे आज़म डे भी मनाया जा रहा है और उनकी बर्थडे के हवाले से जो है वो डिफरेंट तरह की केक कटिंग सेरेमनी भी होंगी। तो इस वाले से हमारे प्रोग्राम में भी खसूसी आज इसी टॉपिक को ज़ेरे बहस लाया जाएगा। हम अपने हीरो की जो काविशें हैं उस पर नज़र डालेंगे, क्योंकि अगर कायदे आज़म नहीं होते तो शायद ये जो आज़ादी की नेमत है आज हमें नसीब नहीं होती। तो क्या हम अपनी आज़ादी का हक उस तरह से अदा कर रहे हैं जिसके लिए मार्ज़ वजूद में आया पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान के साथ हम जस्टिफाई, क्योंकि हम हमेशा से कंप्लेन करते हैं कि हमें मुल्क ने और इदारों ने क्या दिया, लेकिन आज हम इस बात पर नज़र डालेंगे कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया और कायदे आज़म की इस मुल्क के लिए क्या काविशें रहीं। इसी हवाले से खसूसी गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सिकंदर जुल्करनैन है, तारीखदान है एंड एडिशनल डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आप इस खसूसी दिन पे हमारा प्रोग्राम का हिस्सा बने। सबसे पहले तो सर मौसम बदल गया है, सर्दी है, तो किस तरह से रूटीन जा रही है? सर्दी की खूब इंजॉय हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी मसीही बरादरी को बहुत ज़्यादा मैरी क्रिसमस। और जो हमारे नौजवान सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उन्हें ये भी समझ लेना चाहिए जो क्रिसमस है ये बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन है। जी। तो पैगंबर सारे ही हमारे लिए बहुत मुकद्दस हैं। बिल्कुल। तो हमें भी खुशी है कि अल्लाह के पैगंबर का जन्मदिन है। तो मसीही बरादरी को बहुत ज़्यादा
हैप्पी क्रिसमस। और कायद आज़म अलैहिर्रहमा का आज 147वां यौम पैदाइश है, और सारे लोगों जिनकी आज बर्थडे है, एक बड़े सियासतदान की भी आज बर्थडे है, तो सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद। जो छुट्टियों का और ये मौसम की आप बात कर रहे हैं, तो मैम ये मैं तो इसको बहुत सीरियस लेता हूँ। हमारी जो फूड है और मौसम है, तो ख़ास एहतियात करनी चाहिए। जिनका इम्यूनिटी लेवल वीक है, कमज़ोर है, उनको जो एक्सट्रीम वेदर होता है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो गैर ज़रूरी अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए सर्दी में। और जो ग़िज़ाइयत है उस पे अंडे हैं, दूसरा तीसरा जो आप बताते रहते हैं बैलेंस डाइट, तो परहेज़ करना चाहिए। और ख़ुसूसन जो मुसाफिर हैं, जो रोड यूज़र हैं जी, उनको इस फॉग में, धुंध में बहुत ज़्यादा, और ये जो हमारी सो कॉल्ड जल्दी होती है ना, उसको ज़रा कि बड़े भयानक, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बड़े भयानक एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल। तो तमाम ही जो ड्राइवर हजरात हैं, आम जो कम्यूटर है, उसको बहुत एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि हमारा हमेशा से कोशिश होती है कि हम अपनी ऑडियंस तक जो है वो पॉजिटिव एक मैसेज पहुंचाएं। तो जैसे सर ने इतनी डिटेल में बात कर दी, मेरा ख्याल उन्होंने बड़ा अच्छे से जो है वो एलेबोरेट कर दिया कि मौसम जैसे चेंज हुआ है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और कायद आज़म का आज बर्थडे है, तो सर अगर कायद आज़म के हवाले से, इनकी काविशों के हवाले से थोड़ा माजी में जाते हैं और बात करें, तो किस तरह से आप देखते हैं कि कायद आज़म की ये सफ़र जब शुरू हुआ तो क्या एक नज़रिया था, और फिर वो नज़रिया किस तरह से आगे बढ़ा, और क्या वही नज़रिया आज हमारी ज़िंदगियों में दिखाई देता है? मैडम, ये कायद आज़म के बारे में इस मुख्तसर सी नशिस्त में बात करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने नाज़रीन तक जो सेलिएंट फीचर हैं कायद आज़म की ज़िंदगी के, उसके ऊपर मैं बात कर सकूँ। उनकी पैदाइश तो कराची में आपको पता है, और आज सब पाकिस्तानियों को और भी मुबारकबाद कि 25 दिसंबर 1876 में जिस दिन कायद आज़म पैदा हुए थे वो मंडे, पीर का दिन था। exactly, आज भी पीर है जी। तो कायद आज़म की वफ़ात 11 सितंबर 48 को हुई थी, वो हफ्ते का दिन था। तो इस तरह आज एक जैसे प्लेजेंट कोइंसिडेंस है कि आज भी मंडे है, कराची में पैदा हुए। और एक मैं नाजरीन के लिए वजाहत कर दूं, मुझे ये क्वेश्चन किया गया था, तो मैं 2 बुक्स का हवाला दे देता हूं। मेरी अपनी राय इसमें नहीं है कि कुछ कहते हैं कि कायद आज़म के जो आबा अजदाद थे वो मौजूदा साहिवाल मिंट कुमरी के इलाके से, वो इंडियन गुजरात में जो कायद आज़म का गांव था पानीली, वहाँ जाके बाद हुए थे। और कायद आज़म की जो फैमिली है ये लोहाना ढूडी राजपूत थे। ये एक बुक है नवाब सदीक अली खां की, उस बुक का नाम है बेतेग सिपाही, कायद आज़म के ऊपर किताब लिखी हुई है, ये हवाला उसमें मिलता है। बिल्कुल ठीक। और ज़्यादा जो तहकीक है वो ये है, और ये तहकीक इसमें है, एक इंसाइक्लोपीडिया है तहरीक पाकिस्तान का, प्रोफेसर असद सलीम शेख साहब का। उन्होंने ये लिखा है कि जो कायद आज़म के आबा अजदाद थे वो ईरान से 12वीं से 16वीं सदी के दरमियान, वो चूँकि वहाँ इंटरनल कोई इश्यूज़ थे ईरान में, तो इनके बड़े जो फोर फादर्स हैं वो ईरान से माइग्रेट करके जो इंडियन गुजरात है वहाँ वो सेटल हो गए। तो ये 2 नज़रियात हैं, और मेरा जो ओपिनियन है वो दूसरे वाली पे ज़्यादा है कि आपके आबा अजदाद जो हैं वो ईरान से ही आए थे। बिल्कुल ठीक। और जब ये बंदरगाह ये स्विस कैनाल बनी है, सब लोगों को पता ही होगा, जिसे नहर सवेज हम कहते हैं, तो नहर सवेज बनने से जो शिपिंग का जो रूट था वो 6000 किलोमीटर कमी उसमें हुई। तो फिर कराची की जो इम्पोर्टेंस थी या बंदरगाह की अहमियत ज़्यादा हो गई। तो आपके जो वालिद साहब थे वो कारोबारी थे, ट्रेड करते थे, तो लिहाजा उन्होंने फिर कराची का इंतखाब किया और कराची में वो मुस्तकिल उनकी रिहाइश हो गई। आपकी रिश्तेदारियाँ, फुफ्फो आपकी बॉम्बे में थी, जो मौजूदा मुंबई हम कहते हैं, तो कायद आज़म वहाँ आते जाते रहे थे, बल्कि फुफ्फो के यहाँ वो पढ़ते भी रहे स्कूल में। तो ये बुनियादी बातें हैं। अब आ जाते हैं कि कायद आज़म हम शुरू कर लेते हैं, बतौर स्टूडेंट वो कैसे थे। तो ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं,
आम इंसानों से बहुत हट के इनकी ज़िंदगी होती है। और हमने बचपन में पढ़ा कि वो रातों को उस ज़माने में जो भी लैंप या दिया जो भी रोशनी का बंदोबस्त था वो करके और रातों को पढ़ते रहते थे, और घर वाले कहते थे कि अपने आप आराम भी कर लें। ये बचपन के हमारी बुक्स में, हमारे सिलेबस में ये स्टोरीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनती, और अगर मैं ये कह सकूं कि अपनी उम्र से ज़्यादा संजीदा। बिल्कुल। ये उनकी ज़िंदगी का, जिसे हम ट्रेट्स कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो थे। और फिर उन्होंने ये सिंध मदरसातुल इस्लाम, आपको पता है स्कॉच मिशन स्कूल है, कुछ देर मुंबई में पढ़ते रहे। और फिर वो जो आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जिन मुल्कों के ऊपर उनका कब्जा था, वो कॉलोनीज़ कहलाती थी। बिल्कुल ठीक। और इन कॉलोनीज़ के जो स्टूडेंट थे जो इंग्लैंड में पढ़ना चाहते थे, उनके लिए स्पेशल कंसेशन या कोटा होता था। तो बड़ी अर्ली एज में वो 1893 में वो इंग्लैंड चले गए। उनके वालिद के एक दोस्त थे अंग्रेज़, तो वो आपकी आदात को बहुत पसंद करते थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो उनके साथ बिजनेस करें। तो बिजनेस के इरादे से भी गए। फिर उन्होंने थोड़ी देर वो काम किया, फिर पूरी अपनी तवज्जो जो थी वो लॉ पे, लिंकन इन्स पे उन्होंने एडमिशन लिया। सबको पता है कि वहाँ इसी मौजूद को आगे बढ़ाएंगे कि एक यंग सा लड़का जो बैरिस्टर बन रहे थे और लॉ पढ़ रहे थे, वो किस तरह से लीडर बने। और लीडर भी ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस होता है ना, कि उनको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। तो किस तरह से ये सफ़र आगे बढ़ा और आज़ादी किस तरह से हमें हासिल हुई, इन तमाम मौजूदों को बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 एंड तमाम देखने वालों को मैरी क्रिसमस। और साथ ही साथ आज 25 दिसंबर कायदे आज़म जी का बर्थडे है, और उसी हवाले से खुसूसी गुफ्तगू जारी है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है अपने लीडर्स के, अपने हीरोज़ के बारे में बात करना, ताकि हमारी जितनी नई जनरेशन है उनको पता चले कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी ही अनथक मेहनत और कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। बहुत सारी लाखों कुर्बानियाँ इसमें शामिल थी। उस टाइम पे जो जोश, जज्बा, वलवला था, क्या आज भी वो मौजूद है कि पाकिस्तान जिस तरह के हालात में है, अगर उसी तरह से हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, उसी तरह से पैशनेट हो जाएं, उसी तरह से हार्ड वर्क करें और हमारी ज़िंदगी में वही डिसिप्लिन हो, तो क्या हम पाकिस्तान को दोबारा से उस तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। और उनका तालिब इल्मी का दौर कैसा था, और आज का तालिब इल्म क्या उनकी झलक उस तालिब इल्म में दिखाई देती है या नहीं, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कायदे आज़म के स्टूडेंट लाइफ थी, और जैसे आपने पहले बात की कि वो थोड़ी उनमें संजीदगी थी, तो क्या हमारे स्टूडेंट में उस तरह से है? थोड़ा सा बताइएगा उनकी ज़िंदगी के हवाले से और फिर हमारे आज के स्टूडेंट्स के हवाले से। जी मैडम, बहुत अच्छा ये आपने क्वेश्चन किया है। कायदे आज़म की ज़िंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो मैं कहता हूँ कि वो जिसे हम मॉडल कहते हैं ना, मॉडल से भी ज़रा ऊपर थे। तो आपके मुख्तलिफ खिताबात हैं स्टूडेंट्स के लिए, और वो मार्च 48 में ढाका में उनका स्टूडेंट को खिताब है। वहाँ वो लोग कहते हैं कि जो एजुकेशन है ना, ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब ये इंटेंसिटी का आप अंदाज़ा कर लें कि वो एजुकेशन को क्या समझते थे, और इसी स्पिरिट को लेके वो एज स्टूडेंट चले थे। और बहुत कायदे आज़म पे बहुत लिखा गया है, जो उन्हें नहीं चाहते थे उन्होंने भी बहुत लिखा है। उनकी जो स्टडी की आदत थी और उनके अंदर जो डेप्थ थी चीज़ों को समझने के लिए, वो मतलब किसी अहाते में आ नहीं सकी। अब उसमें दो तीन मैं आपको, स्टैनले ने जो उनकी बुक है 1984 में जिनाह पाकिस्तान, उसमें जो प्रेफस है, यानी जो उसका फॉरवर्ड या पेश लफ्ज़ है, उसी में वो कहता है कि हार्डली एनी वन कैन बी क्रेडिट विद क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट। तो अब उसको पढ़ें हमारे नौजवान, और कायदे आज़म को क्या ट्रिब्यूट उसने पेश किया है कि ये तो कोई कर ही नहीं सकता कि एक नेशन स्टेट बना दे, एक मुल्क बना दे। उसने कहा जी ये कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चंद लोग बदलते हैं, कुछ लोग जो हैं वो दुनिया के नक्शे में तब्दीली कर देते हैं, लेकिन नेशन स्टेट को क्रिएट करना, बनाना वो अच्छा। दूसरी बात ये है
स्टूडेंट के लिए कि जब वो मकसद को अचीव करना चाहते थे ना, जी जी 12 सितंबर 1948 को आपकी डेथ के ऊपर लंदन क्रॉनिकल अखबार ने ये लिखा था, जिसका तर्जमा उर्दू में मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ मौत ही ऐसा दुश्मन था जिससे कायद-ए-आज़म शिकस्त खा गए। एग्जैक्टली। अब देखें रिजाल्व उनका हाँ, कि किसी चीज से वो शिकस्त नहीं उन्होंने खाई। बिल्कुल ठीक। और 3 साल में यानी 1893 से 96 वो 3 साल वहाँ लंदन में रहे, इंग्लैंड में। वहाँ उन्होंने ये ड्रामा सोसाइटी जो शेक्सपियरियन ड्रामेटिक सोसाइटी थी वहाँ हिस्सा लिया, और उनके लिबास से, उनकी संजीदगी से, और वहाँ ऐसे भी जो वहाँ क्लब्स का माहौल है तो वहाँ भी उन्हें उनका जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन जो संजीदगी और मतानत थी वो वहाँ भी झलकती थी। और पूरा फोकस जब वो स्टूडेंट थे, यानी लॉ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत सारी आपको चीज़ें देखना पड़ती हैं। पूरी दुनिया की जो जजमेंट्स होती हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, उनके रेफरेंसेस आपने देना होते हैं। तो 3 साल में उन्होंने उस जो लॉ की सारी, जिसे निटी ग्रिटी कहते हैं, और उसकी मिसाल ये है कि वो इतने एक्सपर्ट लॉयर थे कि मुंबई में जब उन्होंने 1896 में वो प्रैक्टिस शुरू कर दी, मुंबई चले गए। बड़े बड़े हिंदू सेठ जो हैं वो आपको वकील करते थे, और क्यों करते थे, जाहिर है काबिलियत है। उन्होंने अपना मुताला जब एज स्टूडेंट पूरा फोकस उस पर रखा, और नाजरीन को ये हैरानी होगी कि कायद-ए-आज़म की फीस क्या थी। एक पेशी पे, यानी हेयरिंग पे, हो सकता है 2 हों एक दिन, 4 हों, एक जज दूसरे जज भी, एक हेयरिंग पे वो 500 रुपया लेते थे उस टाइम पे, उस जमाने। अच्छा। और असूल इतना कि एक उनके मुंशी को हिंदू सेठ अपने केस के लिए 2500 दे गया एडवांस। ठीक। तो जब आपको पता चला तो मुंशी को बहुत नाराज हुए, और 3 पेशियों में, हेयरिंग में, वो केस उसके हक में हो गया। और मुंशी से कहा कि वो जो उसका बकिया 1000 बचा है वो वापस करके आओ। ये उनका डिसिप्लिन, ये उनकी ऑनेस्टी थी, और ये एक बड़ी नई चीज़ है जो मुझे भी आज पता चली है, और आई एम श्योर ये मेरे ऑडियंस को पता चली कि इस तरह की गुफ्तगू करने का मकसद यही है कि इस तरह की चीज़ें बाहर निकल कर आएँ जिनसे शायद कभी हम रूबरू हुए ही नहीं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और कायद-ए-आज़म के जन्मदिन के मौका पर ख़ुसूसी गुफ्तगू उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके स्ट्रगल के हवाले से जारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि किताबों से हमारा ताल्लुक़ जो है ना कहीं खोकर रह गया है। बहुत सारी किताबें जो हैं बड़ी ही अच्छे अंदाज में जो है ना उसको कंपोज करके कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में, उनके स्ट्रगल के हवाले से लिखी गई हैं। लेकिन क्योंकि आजकल जो है वो दौर बड़ा डिजिटलाइज हो गया है, हम गूगल, फेसबुक वगैरह इन चीज़ों में पढ़ गए हैं। लेकिन अगर हम कहीं किताबों को खोलें और देखें और उनको पढ़ना शुरू करें, तो किताब के ज़रिए जब भी हम कोई तहरीर पढ़ते हैं तो उसके साथ हमारा एक इमोशन अटैच हो जाता है। हम उस जज्बे को महसूस करने लगते हैं, उसको विजुअलाइज करने लगते हैं। तहरीर की इतनी ताकत, इतनी जो है ना उसकी कहते हैं कि पावर है कि आप उस सब चीज़ों को जो है ना महसूस करने लगते हैं। और बड़ी ज़रूरत है आज के दौर में कि हम अपनी तारीख को उठाएं, उसको पढ़ें, उन जो है कुर्बानियों के बारे में जानें, उन स्ट्रगल्स के बारे में जानें, क्योंकि हमारे लिए जो आज़ादी है एक बहुत बड़ी नेमत है और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज हम जो है वो आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ और नेशनल हीरो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और उन्हीं के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू जारी है। हसूल पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का किरदार किस तरह का रहा और किस तरह की इनकी स्ट्रगल रही, ये हम जानेंगे। सर बताइएगा कि जो है वो कायद-ए-आज़म का क्या किरदार था हसूल पाकिस्तान में, क्योंकि एक बड़ा तवील सफ़र था जो उन्होंने तय किया, और उसके बाद आज हम जो आज़ादी में सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की मरहून मेहनत है। जी मैडम, ये कायद-ए-आज़म का सबसे बड़ा कारनामा हसूल पाकिस्तान है। और जिस तरह आपने कुर्बानी की बात की है, सब जानते हैं कि 1942 में कायद-ए-आज़म को बीमारी का बड़ा लेथल ऑनसेट हुआ था। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से भी आपको पता कहा था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना। बिल्कुल। फिर
जब कायद आज़म एक्सपायर हो गए, अल्लाह पाक के पास चले गए, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा कि अगर मुझे पता होता पहले कि ये बीमार हैं तो मैं ये 14 अगस्त 1947 वाला काम ना करता। तो ना अपनी सेहत देखी, ना अपनी कोई डोमेस्टिक लाइफ, कोई शादी, कोई कुछ नहीं, पूरा का पूरा अपना जो सब कुछ कुर्बान कर लिया हमारे कल के बेहतरी के लिए। अब मैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए ये एक जुमला कह दूं कि सभी रहनुमाओं ने बहुत मेहनत की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के हसूल के लिए, लेकिन अगर कायद आज़म को आप उस सारी स्ट्रगल से माइनस कर देते हैं तो फिर मुझे पाकिस्तान बनता मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल ठीक। अब उसकी रीजनिंग क्या है कि हमारी जितनी, सर इसके आगे क्या वजूहात है, इसके बारे में मजीद जानेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कायद आज़म के जन्मदिन के हवाले पर उनकी ज़िंदगी के और हमारे लिए जो उनकी की गई स्ट्रगल है उसी के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू जारी है। हसूल पाकिस्तान में कायद आज़म का क्या किरदार रहा, इसी हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आज की नस्ल को ये जानना कि हमने ये मुल्क कितनी कुर्बानियों, कितनी एफर्ट्स और कितनी लाखों जो है ना दिन रात की मेहनत के बाद हासिल किया है। तो इसकी उतनी ही कदर, उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए। और आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है वो कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलें, उनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि अगर हम उनकी ज़िंदगी का, मैं समझती हूँ कि 30% भी सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा कर जाएंगे। हमारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हसूल पाकिस्तान में कायद आज़म का क्या किरदार रहा था, सर से जानेंगे। सर ओवर टू यू। जी मैडम, उन्होंने अपनी सेहत की, अपनी डोमेस्टिक लाइफ की कुर्बानी दे दी हमारे मुसलमानों के लिए, एक अलहदा वतन के लिए। पहले वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर थे। जब उन्हें पता चला कि हिंदू उस तरह से सीरियस नहीं है, हिंदू चाहते हैं कि आज़ादी हो लेकिन पाकिस्तान ना हो, तो फिर 1938 में जो हर साल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना जलसा होता था, तो पटना सेशन जो था वहाँ कायद आज़म को ये जब रिपोर्ट्स मिली 1937 में जो इलेक्शन हुआ, कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी 8 सूबों में, तो उनकी जो कारस्तानियाँ थी वो कायद आज़म को पटना सेशन में बताई गई कि जो जुल्म सितम कर रहे हैं, और बड़ा नेफेरियस, हेनस उनका जो डिज़ाइन था कि नौज़बिल्ला मुसलमानों को हिंदू करना है या यहाँ से भगा देना है या मार देना है। तो वो पटना सेशन में कायद आज़म ने ये कहा था कि अब रास्ते जुदा हैं। तो फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया। पहले बहुत सारी डिमांड होती थी, ये कर लें वो कर लें, और फिर 23 मार्च 1940 लाहौर में एक सिंगल डिमांड कायद आज़म ने खुद एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कि हमारा एक ही मुतालबा है कि हम एक अलहदा वतन का हसूल चाहते हैं। और फिर 7 साल आपने देखा कि 1940 से 47 7 साल कायद आज़म ने उस पर फोकस किया, अपनी बीमारी, अपनी मुखालफीन, और सबसे बड़ी, अगर कोई स्टूडेंट या कोई हमारे उस्ताद समझना चाहें बात को, कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी या उनके जो लीडर थे वो एक स्कैटर्ड फोर्स थी, तो उनको चैनल करना, हमारे यहाँ ये लफ्ज़ हम गलत बोलते हैं, चैनलाइज करना, वर्ब जो है वो चैनल ही है, तो चैनल करना, उन कुव्वतों को एक ट्रैक पे लेके आना, ये कायद आज़म का कमाल था। आपको पता, मायूस होके वो इंग्लैंड में चले गए थे। फिर अल्लामा इकबाल ने, दूसरे रहनुमाओं ने उनको कहा कि आपकी यहाँ ज़रूरत है, और वो यहाँ तशरीफ़ ले आए, और फिर पूरा 1934 में इधर आ गए, और आके फिर उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया। बहुत सारे लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन जो मैंने पहले बात की है कि कायद आज़म की ज़ात में जो इमोशनल बैलेंस था ना, बहुत खूबसूरत बात करनी, सोच समझ के, कोई जज्बातियत नहीं। और ये वैसे भी हमारे दीन में भी कहा जाता है कि जो है वो जब अब बोलो तो बोलने से पहले सोचो, नाप तोल के बोलो। तो वही चीज़ जो है वो कायद आज़म की शख्सियत में भी दिखाई देती है। और कायद आज़म की बर्थडे है, और इसी खसूसी जो है वो ट्रांसमिशन में हमें हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कायदे आजम की बर्थडे है, उस हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे। और सबसे पहले जैसे कि सर बात कर रहे थे कि कायदे आजम की जो पर्सनालिटी है बड़ी कंपोज, बड़ी ही जो है ना वो बैलेंस थी, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या आज के हमारे पॉलिटिशियन में वो चीज़ दिखाई देती है? अच्छा, जब भी 25 दिसंबर आता है ना तो बिलखसूस यही बात होती है कि आज क्या पाकिस्तान वही है जो कायदे आजम ने और अल्लामा इकबाल ने वो ख्वाब देखा और कायदे आजम ने उसके लिए स्ट्रगल की और एफर्ट्स की। तो हर दफ़ा मुझे लगता है कि हम उससे दूर होते जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हमारी जो थॉट्स हैं और ओवरऑल मजमूई सूरत हाल है वो कहते हैं ना गंभीर से गंभीर होती जा रही है और मायूसकुन होती जा रही है। और जैसे एक फिक्रा कहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो हर मुश्किल दौर अगले साल बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि अफरा तफरी का आलम है और कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रही। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जनाब हम सोच तो यही थी कि हम अलहदा होंगे तो आज़ाद रियासत और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन आज तक भी वही बातें दोहराई जा रही हैं बहुत सारी पॉलिटिकल स्लोगन्स की सूरत में। तो हमें ये सोचना है कि ओवरऑल हमें जो हक आज़ादी है, इजहार राय की आज़ादी है, वोट की आज़ादी है और बाकी जितने भी पॉलिटिकल बिलखसूस कि मकसद यही था पाकिस्तान के क़याम का कि आप अलहदा इंडिपेंडेंट हों, आज़ाद हों और अपनी मर्ज़ी से सारे इसमें हों। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने उसी दौर की आज तक कवानीन को देख लेना पाकिस्तान के, तो मोस्टली वही हैं जो ब्रिटिश दौर के चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही। हमने उसको टोटल चूँकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हमने टोटल इस्लामिक जो कवानीन है वो भी नाफिज नहीं किए, क्योंकि हमारे नाम के साथ तो है लेकिन कवानीन ब्रिटिश लॉज ही कंटिन्यू मोस्टली हुए। तो इसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उतनी ज़्यादा जितनी थॉट थी अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के हवाले से जब भी बात की जाती है, तो जितनी प्रॉस्पेरिटी और तरक्की और जितना वो खुशहाली की बात और जितना इंडिपेंडेंस की बात होती थी वो आज नज़र नहीं आती। तो इसके लिए मेरा ख्याल है ओवरऑल हमें चूँकि हमें कोई भी कोई ऐसा लीडर दोबारा शायद नहीं मिल सका कि हमें एक लाइन में वो लगा सके, एक ट्रैक पे ला सके और सबको जो रुख है वो एक तरफ हो। तब बहुत ज़्यादा यूथ की बात भी अगर करें तो इवन कुछ उलमा की तरफ से मुखालफत भी हुई, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इस्लामिक जो स्कॉलर्स थे वो साथ भी थे। तो इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतनफ़र सी है और अजीब सी है। और इस वक्त भी लग रहा है कि वाकई लीडर की ज़रूरत हर, मैं समझता हूँ हर दौर में रहती है कि आप जब घर का सरबराह ना रहे तो उसके बाद जो घर है वो बिखर जाता है। ऐसा ही है। तो जब तक दोबारा उसको कोई लीड नहीं करेगा वो दोबारा से स्टैंड नहीं होंगे। तो हमारी सूरत हाल भी यही हो रही है कि डिस्पर्स और सारा यही माहौल है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मुल्क को चलाने वाले सियासतदान तो दिखाई देते हैं, जैसे कि लीडरशिप की बात की गई। और पहले भी मैंने यही बात की कि कायदे आज़म जो है वो एक एफर्ट लेड लीडर थे। उनको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी एक लीडर बनने के लिए। उनको अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत सारी सलाहियतें गॉड गिफ्टेड हैं जो उनको मिली। क्या उसी तरह की अगर लीडरशिप होगी और उसी तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो आज के अगर दौर में हमें लीडर की सूरत में मिलें, क्योंकि अगर हमने अपने हालात को बेहतर जानिब लेकर जाना है तो लीडरशिप क्वालिटी होना एक शख्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडरशिप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कायदे आज़म के हवाले से खसूसी गुफ्तगू जो है वो जारी है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हर साल हम इसे सिर्फ एक दिन के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट नहीं करें। हर दिन एक जो है ना कुछ हमें सिखा कर जाता है। तो जब भी हम 25 दिसंबर के हवाले से ट्रांसमिशन करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इस मौजू पर बात की उठे और चले गए। इससे कुछ सीखना चाहिए, कुछ अज़म करना चाहिए ताकि पूरा साल हम उसको फॉलो कर सकें। वरना वही बात हो कि जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हर साल जो है वो पाकिस्तान के हालात वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजूहात है और किस तरह से जो है हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सर, जैसे कि जहांगीर ने भी पहले ब्रेक पे जाने से पहले बात करी है कि हालात जो है वो गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि हर साल सिर्फ एक दिन आके कायदे आज़म की बात कर लेना वो काफ़ी नहीं है। उनके मोटो को, उनके पैशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैडम, ये इसमें जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है ना, उसमें दो प्रोमिनेंट रीज़न्स हैं या वजूहात हैं जो हमारे माशरे में डिक्लाइन हो रहा है। अब कायदे आज़म और उनके साथियों की ज़िंदगी को हम देखते हैं
तो वो जो लाइफ थी उनकी वो फुल ऑफ पर्पस थी, वो बड़ा एम उनके सामने था, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे मौजूदा अनरेस्ट है हमारी सोसाइटी में, वो वहाँ क्यों नहीं था कि उनमें कनात पसंदी थी, कंटेंटमेंट थी। अब हम ओवरनाइट अमीर बनना चाहते, हमारी ज़िंदगी पर्पस लेस हो गई है। हर बंदा कह रहा है मैं टिक टाकर बन जाऊं। ये क्या स्टुपिडिटी है कि आपकी नौजवानों के सामने एक बड़ा मकसद हो। और ये मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं कि अंग्रेज इस पे बिलीव करते हैं कि टू हैव अ लो एम इज अ क्राइम। आप टिक टाकर ना बने, आपको बड़ा काम करें। तो मेरी नज़र में ये 2 खराबियां हम में हैं कि हमारे यहाँ पर्पस, टारगेट, एम नहीं है। एम हमेशा जो सितारों पे डालते हैं कमल, बड़ा एम सेट करें और अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट लेके आए, अल्लाह के दिए पे शुक्र करें। मैंने देखा है हर बंदा ये 76 सालों में, मैं ये कहता हूँ, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि हम वैल्यूज इस्टेब्लिश करने में नाकाम हुए हैं। एक वैल्यू इस्टेब्लिश हुई है 76 सालों में कि जिसकी जेब में 4 पैसे हैं वो बंदा ठीक है। हाईली नेगेटिव। बिल्कुल। अब देखें, बुजुर्गों को देखें, सर सैयद अहमद खान यूनिवर्सिटी बनाने निकले थे, लाहौर आए और उन्होंने लाहौरियों से चंदे की अपील की और लाहौरियों ने दिल खोल के चंदा दिया और उन्होंने ही, सर सैयद अहमद खान ने ही जिंदा दिलाने लाहौर कहा था लाहौरियों को। अब कोई वसाइल नहीं उनके पास, मकसद क्या है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालीम याफ्ता करना है। तो खुदा के लिए अपना पर्पस सेट करें सोच समझ के, और बड़ों से, असातिज़ा से, वालिदैन से रहनुमाई हासिल करें। क्योंकि लाइफ में जो है ना किसी पर्पस का, गोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं जहांगीर, हमारी कौम जज्बाती तो बहुत है, हम जो है कोई छोटा सा इंसिडेंट भी हो जाता है। और एक चीज़ और भी है, हमें शायद खुद को भी रियलाइज़ नहीं होती, हमारे अंदर यूनिटी भी बहुत है। अगर हम उसको समझें तो वही इमोशन, वो यूनिटी, वो पैशन जो है, अगर सही डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही कंडीशन, वो हमें बात नहीं करनी पड़ेगी अगर हम एक एम, एक गोल सेट कर लेंगे। अच्छा, यूनिटी की आपने बात की, तो यूनिटी हमें जब बात कर रही है कि नजर आती है, वो नजर आती है क्राइसिस में। जब हमारे जल्जले आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, कोई आफत आ जाती है, तो तब हम बड़े सखी, हमदर्द मुतहद्दिद हो जाते हैं और हम बड़े यकजहती का मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं। या फ़लस्तीन और कश्मीर में कुछ हो जाए तो हम रैलियां निकालना शुरू कर देते हैं। खुशहाली में हम यूनिटी नहीं दिखाते। कोई बंदा खुशहाल होना शुरू हो जाए तो वो सबको बाकी धक्के देना शुरू करता है, बस ठीक है मैं खुशहाल हो जाऊं, बाकी पीछे रह जाए। तो हमें, मेरा ख्याल है कि अगर तो हम एक डगर पे चलते रहे ना, अगर तो हम यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं तो क्राइसिस में, तो खुशहाली में भी वही मुजाहरा करें। ये दोहरा मयार जो है हमारा कि हम क्राइसिस में और तरह से डील करते हैं और खुशहाली में और तरह से डील करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा है तो वो हर हाल में, हर सूरत में एक जैसा रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में और, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को मेरा ख्याल है मुनाफकत भी कहते हैं कि हम वक्त के साथ साथ अपने रवैये और अपना बिहेवियर जो है उसको चेंज कर लेते और हैं। शायद हमारे एक जो है वो डाउनफॉल की एक बड़ी वजह भी यही है। हाँ, यही कि अब जज्बाती होने का मकसद यही है कि पॉलिटिकली भी देख ले कि हम सेकंड ओपिनियन जो है उसको बर्दाश्त ही नहीं करते। हम फौरी गालम गलोच पे आ जाते हैं, दस्तो गिरबा पे आ जाते हैं। और इवन घरों में लड़ाइयाँ तक शुरू हो जाती हैं पॉलिटिकल थॉट की, डिफरेंस ओपिनियन की वजह से। मैं समझता हूँ कि हर बंदे की अपनी सोच, अपनी फिक्र और अपनी राय है, उसका एहतराम करना चाहिए। ये जो एक दूसरे से इख्तलाफ है, ये मुझे लगता है एक हुस्न होता है गुफ्तगू का, लेकिन जो है वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं। जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और इस खसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और आज के दिन जो है वो एक अज़्म करें कि अगले साल जब 25 सितंबर तक अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना है, तो जब आपका इरादा मजबूत होता है तभी आपके लिए आसानियां पैदा होती है। क्योंकि कहते हैं कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज जो है वो 25 दिसंबर है, क्रिसमस का मौका है, सेलिब्रेशन है और साथ ही साथ काइट डे भी है। तो क्यों ना इस खुशी को मजीद दोबाला किया जाए, और दोबाला कैसे कर सकते हैं? दोबाला करने के लिए मेरे हाथ में बड़े ही खूबसूरत से ये पासेस मौजूद हैं, क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है। तो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन किस तरह से हो सकता है कि उसके लिए हम आपके लिए कुछ इंतजाम नहीं करें, क्योंकि जितनी मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दें। तो ये जनाब हो रहा है कैनाल एवेन्यू एंड कैनाल लॉन्जेस की जानिब से ग्रैंड फ्यूजन फैमिली फेस्ट 31 दिसंबर को रात 7 बजे जो है वो आप इस फेस्टिवल में जा सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बड़े ही मशहूर नाम जिसमें हमारे सिंगर हैं फलक, वो भी आएंगे। और निम्रा, उनको कौन नहीं जानता, आज की जो है वो यूथ सेंसेशन बनी हुई है। और निम्रा किस तरह से जो है वो अपनी सुरीली आवाज़ से आपको महसूस कर सकती है। पूरा फैसलाबाद इस जो है मौका से फ़ायदा उठा सकता है, अपनी शाम को और भी ज़्यादा हसीन बना सकता है, क्योंकि न्यू ईयर का मकसद ये होता है कि आप जो है वो खुशी के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए अज़म के साथ जो है वो नए साल का इस्तकबाल करें। तो उसके लिए खुशियों को जितना भी सेलिब्रेट किया जाए वो कम होता है। बहुत ज़्यादा टेंशन्स तो हमें इर्द गिर्द दिखाई देती हैं, लेकिन इन खुशियों को किस तरह से हम जो है वो छोटी छोटी सेलिब्रेशंस के थ्रू सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसी खुशियों के मोमेंट्स को मज़ीद यादगार बनाने के लिए कैनाल एवेन्यू एंड कैनाल लॉन्जेस ने जो है वो ग्रैंड फ्यूजन फैमिली फीस्ट का इनेकाद किया है। आप मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बड़े ही खूबसूरत से पासेस हैं, जिनको देख के ही आपको एक जो है ना बड़ी मज़ेदार सी वाइब आती है। और म्यूज़िक, क्योंकि हमेशा से बात की जाती है कि हमारे साथ जो है वो एक उनका बड़ा ताल्लुक होता है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जंग से बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अपनी न्यू ईयर के लिए क्या प्लान किया था, या कुछ भी अभी सोच रहे थे कि किस तरह से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे? मैं सोच रहा था, और मैंने देखा आपका चैनल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा था, तो ये मुझे भी 2 पास चाहिए थे न्यू ईयर के लिए। बस न्यू ईयर की सेलिब्रेशन को आपको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए पास जो है वो आप जीत चुके हैं, आप तक पहुंच जाएंगे और आप अपनी फैमिली के साथ जो है जाके, अपने दोस्तों के साथ जाके इसे एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत मजे की बात ये भी है कि इस एक पास पे जो है वो 5 लोग एंटर कर सकते हैं, जो कि बड़ी एक कमाल की बात है। और हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर जिस तरह के हमारे कॉलर ने इस पास को जीत लिया है, और उन तक ये पास पहुंच भी जाएगा, ताकि वो अपनी जो सेलिब्रेशन है उसको मजीद अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है उस पर कॉल करके आप भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं, पास हासिल कर सकते हैं मेरी टीम से और उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो किस चीज़ का वेट है, बस कॉल कीजिए और अपना नाम बताइए, CNIC नंबर बताइए, और साथ ही साथ जो है वो इस पास को हासिल कर लीजिए। जमा फिर से आपको बता देती हूँ कि कैनाल एवेन्यू एंड कैनाल लॉन्जेस की जानिब से ये जो है इस फीस्ट का, फैमिली फीस्ट का इनेकाद होने जा रहा है, और एक पास पे 5 लोग एंटर कर सकते हैं। ना मजे की बात कि आपको बस एक पास खरीदना है, 5 लोग जाके अजरीम से जो है वो बड़े मजे से अपनी शाम को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी की हर शाम जो है बहुत हसीन हो, आपकी खुशियां दोबाला हो जाएं, और बस आपकी ज़िंदगी इसी तरह से मुस्कुराहट और आने वाला साल आपके लिए ढेर और ढेर जो है वो खुशियां लेकर आए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जिस तरह से जो है वो मौसम बदल रहा है, इसी तरह से मुल्की हालात भी बदल रहे हैं। सर्दी जैसे बढ़ रही है, वैसे ही सियासत के मैदान में जो है वो थोड़ी गरमाइश जो है वो बढ़ती जा रही है, गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। और इसमें एक और पहलू भी सामने आया, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है वो कागजात नामजदगी के हवाले से जो है वो मामला चल रहे थे। ये मरहला कितना आसान अंदाज में कंप्लीट हुआ, क्योंकि 24 दिसंबर बरोज़ इतवार इसकी लास्ट डेट थी कागजात नामजदगी की जमा करवाने के लिए। कौन से नाम हैं बड़े जो सामने आए हैं, और किन नामों ने जो है इससे अलहदगी इख्तियार कर दी, इस पूरे माजरे पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं उमैर अजमत। उनसे जानते हैं कि क्या हालात वाक़यात है। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उमर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां भी एक तो अरूज पे पहुंचती जा रही हैं, और कागजाती नामजदगी के हवाले से बात करें तो किस तरह का पूरा मरहला रहा और आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अच्छी खबर यह है कि इंतखाबात के हवाले से और जमहूरी अमल आगे बढ़ने के हवाले से जो अफवाहें थी वो तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं,
और बाकायदा तौर पर इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, जिसका पहला मरहला जो है वो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल हो चुका है और अब दूसरा मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। पहला मरहला था कागजात नामजदगी की वसूली, यानी कि वो उम्मीदवार जो कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वसूल किए और फिर उसके बाद मुतल्लिका जो रिटर्निंग अफसरान थे, इलेक्शन कमीशन का अमला था, उनको जमा करवा दिए। तो फैसलाबाद ज़िला की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर यहाँ पे कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की यानी कि पंजाब असम्बली के जो हल्के हैं उनकी 21 नशिस्तें हैं। और गुज़िश्ता रात तक यानी कि टाइम ख़त्म होने तक फैसलाबाद में जो सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तें हैं उनके लिए 690 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं और जो कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें हैं उनके लिए 345 लोग हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, यानी कि वो बतौर उम्मीदवार सामने आए हैं। इनमें जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन जमातों के भी लोग हैं। उसके साथ साथ अगर हम मजहबी जमातों की बात करें जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जमीयत उलमा इस्लाम है और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, इन 3 जमातों के उम्मीदवार भी जो हैं वो फैसलाबाद में सामने आए हैं और सियासी जमातों ने अपने जमातों के साथ साथ मजहबी जमातों ने भी अपने उम्मीदवार जो हैं वो सामने लेकर आई हैं। उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक बड़ी तादाद जो है उसने इस इंतखाबात में हिस्सा लिया है और अपने कागजात जमा करवाए हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अब उन अफराद जिन्होंने अभी तक अपने कागजात जमा करवाए उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू होगा और फिर उसके बाद बिल आखिर 13 जनवरी तक जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल किया जाएगा और तब तक जो है वो फाइनल लिस्ट उम्मीदवारों की और उसके साथ साथ मुतलका उम्मीदवार किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इन तमाम सियासी पार्टियों में निशान है वो अलॉट होंगे। जहां तक आपकी बात रही कि कौन से नए चेहरे आए हैं, ये कौन से लोग आउट हुए हैं, तो फैसलाबाद की 2 बड़ी सियासी फैमिलियां जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से फैसलाबाद में बल्दियाती सियासत हो या फिर कौमी सतह की सियासत हो, सूबे की सतह की सियासत हो, तो वहां पे उन फैमिलियों में से कोई ना कोई जो थे शख्सियात हिस्सा लेती रही हैं। सबसे पहले चौधरी नज़ीर फैमिली, चौधरी नज़ीर मरहूम वो भी बल्दियात का भी हिस्सा रहे और फिर उसके साथ साथ कौमी सियासत का भी हिस्सा रहे। उसके बाद उनके जो बेटे हैं ज़ाहिर नज़ीर वो भी ज़िला नाज़म भी रहे, बल्दियाती सियासत का भी ये लोग हिस्सा रहे और उसके साथ साथ कौमी असम्बली की सियासत में भी हिस्सा लेते रहे। उसके बाद उनके जो छोटे भाई चौधरी आसम नज़ीर हैं वो 4 बार रुकने कौमी असम्बली रहे, मगर इस बार इस फैमिली से कोई नाम सामने नहीं आया। उसके साथ मैं ये भी बताऊं 2018 के इलेक्शन में चौधरी मसूद नज़ीर जो कि ज़ाहिर नज़ीर के साहबजादे थे उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, मगर इस इलेक्शन में ये फैमिली मुकम्मल तौर पर कौमी सियासत से दस्तबरदार हो चुकी है और किसी भी इनके शख्स ने अपने कागजात जमा नहीं करवाए। दूसरी बड़ी फैमिली जो है राना जाहिद तौसीफ फैमिली फैसलाबाद की, ये भी बड़ी पुरानी सियासी फैमिली है जिसमें राना जाहिद तौसीफ साबका पार्लिमानी सेक्रेटरी, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं। उसके साथ साथ वो मुशर्रफ दौर में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो फैसलाबाद से जिला नाज़म मुंतखब हुए थे अपोजिशन की तरफ से। उसके साथ साथ आसिफ तौसीफ उनके भाई वो भी वफाकी मिनिस्टर रहे हैं। तो ये भी बड़ी अहम फैमिली थी फैसलाबाद की और कई दहाइयों से ये फैसलाबाद की सियासत में थी, मगर इस बार ये फैमिली भी जो है वो सियासत से आउट हो चुकी है। ये 2 बड़े खानदान हैं जिनका कोई भी शख्स जो है वो इस बार या कोई फर्द जो है उन्होंने इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और कौन से अगर नए चेहरों की बात करें सियासत से ही कौन से नए चेहरे हैं जो इसमें ऐड हुए हैं और उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाई है, उस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, नए चेहरों के हवाले से हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है नए चेहरों के हवाले से। मुजम्मल सरवर डोगर इन्होंने 2 हलकों से अपने कागजात जमा करवाए हैं। PP 113 से भी इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं।
उसके बाद बहुत सारे दीगर ऐसे लोग भी हैं जो कि नए आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी नए चेहरे मुतारिफ करवाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर हलकों में अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक यही समझा जा रहा है कि जो पुराने लोग थे उनके टिकट्स ही कन्फर्म होंगे। सिर्फ चंद एक हलके हैं जहां पे पार्टियों की क़यादत अगर समझेगी तो वहां पे कुछ तब्दीलियां होगी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम बात करें तो 9 मई के वाक़यात के बाद से पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो इस जमात से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। तो उसके बाद नए चेहरे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं, नौजवान जो हैं वो सामने हैं। क्योंकि कागजात नामजदगी एक बड़ा अहम मरहला था जिसके हवाले से जो है एक बड़ी तब्दीली है कि जो दो बहुत अहम फैमिलीज हैं वो इसका पार्ट नहीं बनी और कुछ नए चेहरे हमें दिखाई दिए हैं। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में जो है इनका जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो मुस्बत तरीके से सामने आए। उमैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और पूरी सूरत हाल के हवाले से बड़े जो है ना वो डिटेल में इन्होंने जो है वो हमें ब्रीफ किया कि किस तरह से जो है ये लाहे अमल पूरा हुआ है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जैसे कि जनाब हम हमेशा से बात करते आए हैं कि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा से जो है वो इन्फेक्शंस के हवाले से बात करते हैं या फिर जो ऐसी डिसीजेज हैं जो बड़ी कॉमन उनके हवाले से बात की जाती है। एक बहुत अहम एक्सपेक्ट है मेडिकल का जिसको हम बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, विच इज़ डिप्रेशन को कि हम जो है ना हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस की कमी है कि जब भी डिप्रेशन की बात आती है तो हम समझते हैं कि डिप्रेशन के हवाले से बात करने दूसरा पता नहीं हमें किस तरह से जज करेगा, क्या हमारे बारे में सोचेगा कि हमारे किस तरह से मूड स्विंग हो रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। हम बहुत सारी जो है ना वो कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं और इसी कश्मकश में जो है हम अपनी सेहत को निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द आज के दौर में डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन की जो है वो ट्रीटमेंट भी है, इसकी थेरेपीज भी हैं, इसे किस तरह से ओवरकम किया जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम कहेंगे कि कोई किसी के साथ हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसे हमारे इर्द गिर्द के ऐसे रवैये होते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं। हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, हम बड़ी एंग्जाइटी से बहुत सारी डिफरेंट तरह की सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं, लेकिन हम किसी से बात नहीं करते। डिप्रेशन के पीछे की क्या बड़ी वजह है और किस तरह से इसे ओवरकम किया जा सकता है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर जुनैरा इफ्तिखार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जुनैरा, आपने हमें वक्त दिया एंड यू लुकिंग सो गुड। थैंक यू। जुनैरा, हम हमेशा से डिप्रेशन के हवाले से बात करते हुए बड़ा हेजिटेट फील करते हैं। लोग डिप्रेशन में मुब्तला है हमारे इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग में, चाहे हमारी फैमिलीज में बात कर लें, चाहे हमारे कॉलीग्स में बात कर लें, बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसके बारे में जो है ना वो आम कॉमनली बात नहीं की जा सकती। एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती हैं और किस तरह से लोग इसे जो है वो बहुत ही इजीली दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने 2-3 वर्ड्स यूज़ किए इंट्रोडक्शन में डिप्रेशन के टॉपिक से। आपने मूड स्विंग्स की बात की, आपने एंजाइटी की बात की और आपने डिप्रेशन की। ये तीनों एक डिफरेंट चीज़ है। डिप्रेशन जो एंजाइटी है, एंजाइटी मीन्स कि एनीवन, मतलब वो बहुत सारे पर्सनालिटीज़ में एंजाइटी जो होती है वो इनहेरिटेड होती है कि पैनिक हो जाना सिचुएशन को लेके और हरी कर लेना, एकदम से नए लोगों को देख के उसके साथ कोप ना कर सकना, दैट इज एंजाइटी। डिप्रेशन मीन्स लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉस ऑफ प्लेजर फॉर द प्रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि मतलब काफ़ी देर तक, मतलब महीने हो गए और आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे और आपको चीज़ों के अंदर से इंटरेस्ट खत्म होने लग पड़ा है, आप डिप्रेस होने लग पड़े हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं चीज़ों को, और आपको ज़िंदगी से दूर जाने की ज़्यादा ख्वाहिश है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ। दैट इज़ डिप्रेशन। एंड मूड स्विंग्स इज डेली, वो बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर हमारे साथ सिचुएशन हो रही है कि 1 मंथ हो गया है, 2 मंथ्स हो गए और नॉर्मलाइज नहीं हो रहे, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही, आप ठीक फील नहीं करें, तो यू हैव टॉक टू समवन। अब अनफॉर्चुनेटली वही बात, सोसाइटी अवेयरनेस इज़ वेरी
सो मच, मतलब अगर हम डिप्रेशन को लेके बात करते हैं तो सबसे पहले तो पहले इसको कोई बीमारी ही नहीं समझते। हालांकि अकॉर्डिंग टू मी एज अ डॉक्टर, मेरे ख्याल में अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से सफर कर रहा है, द मोस्ट सीरियस इलनेस, मेंटल इलनेस के ऊपर तो हम बात करना, हम कह देते हैं सोसाइटी में कॉमन वर्ड्स हैं, तो ये क्या बात हुई, ये नया, ये क्या पागलपन का ड्रामा, मतलब लाइक दीज वर्ड्स यूज किए जाते हैं पेशेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से पहले तो लोग डिस्कस ही नहीं करते। और अगर वो डिस्कस कर लें तो उसके बाद सोसाइटी प्रेशर, फ्रेंड्स, भाई इसको ये हो गया, एंड नो वन कैन हेल्प इन दैट मैटर। और खुदा ना खास्ता जब कुछ बुरा हो जाता है तो लोग कहते हैं इसने हमसे बात क्यों नहीं की, हमने। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा इसमें सोसाइटी प्रेशर है। और दूसरा, डिप्रेशन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। आप यकीन करें, मैं डेली बेसिस पे, एंड स्पेशली टीन एजेस बच्चे जो हैं या गर्ल्स हैं, मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इवन लास्ट टाइम भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन डायबिटीज, मैंने आपसे तब भी बात की कि मतलब आजकल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक खुद की तख्लीक की हुई दुनिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी ये दुनिया है और उसमें ये चीज होनी चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किबीलों में पैदा किया है ना, हमें डिफरेंट तबकों में पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने इसी तरीके से नेम पे भी हम सबको डिवाइड। आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो शायद मेरी हाइट अच्छी है, अगर आपका कलर अच्छा है तो किसी और के पास आंखें, लेकिन हम ये नहीं समझते, हम कहते हैं सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, और अपनी चीजों को नहीं देखते कि मेरी चादर और उसके मुताबिक मैंने पाँव फैलाना है। और दैट इज द मेन ट्रिगरिंग फैक्टर जो कि स्पेशली टीन एजेस बच्चों को डिप्रेशन की तरफ प्रोन कर रहा है। मतलब ऑन द डेली बेसिस एटलीस्ट 5 to 10 केसेस। बहुत बार हम जुनैरा ऐसा भी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनको रियलाइज नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। बिल्कुल हम एक ऐसे जो है ना पेन में गुजर रहे होते हैं कि हमें खुद को पता नहीं होता। हमें पता होता है कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है हम उससे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे अंदर की कैफियत को हम खुद ही जज नहीं कर पाते। हम क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि आपने भी बात की है कि उतनी आगाही नहीं है, हमारे यहाँ कॉमनली बात ही नहीं डिप्रेशन पे की जा रही। तो बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं और जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। अनफॉर्चुनेटली अब जिस तरह स्पेशली फीमेल्स व्हेन शी टर्न्स इनटू द मेनोपॉज एज, लाइक आफ्टर द 40s मेनोपॉज एज में, तो स्पेशली सडन ड्रॉप इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आपकी बॉडी में फीमेल्स के, एंड दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन पेशेंट्स फीमेल्स के अंदर जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या वो ड्रॉप कर जाता है तो डिप्रेशन के लिए प्रोन हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात कि सोसाइटी हमें वो चीज, अगर वो बेचारी फीमेल कह रही है कि मुझे मूड स्विंग्स हैं या मुझे कुछ है, उस चीज को ये क्या ड्रामे हैं ये, हालांकि एक जो डिप्रेशन है अगर इसको आप एक प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते तो आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और इस चीज को हमें समझना चाहिए। अगर कोई भी आपके इर्द गिर्द में आपको ये कह रहा है, और लॉयल्टी की बहुत प्रॉब्लम है, हम किसी को हम शेयर नहीं कर सकते, हमें डर लग रहा होता है कि पता नहीं ये क्या मुझे जज कर लेगा कि भाई मैंने इसको डिप्रेशन का कह दिया है, क्योंकि हम जज करते हैं हम लोगों को उनकी बीमारी के ऊपर। हालांकि बीमारी एक, और ये बीमारी है, सबसे पहले तो ये समझें कि ये मेंटल इलनेस इज द मेजर डिजीज। और ये बड़ी ज्यादा जो है ना वो सेंसिटिव सिचुएशन होती है, आप बड़ा इमोशनल होते हैं, आपको बात बात पे रोना आ रहा होता है, आप जो है वो लोगों के बिल्कुल भी अगर वो थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और लोग इसको बड़ा नॉर्मल समझते हैं। लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे आपने भी एक वर्ड यूज किया है कि ये क्या ड्रामे हैं, ये क्या चीजें हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि दूसरा बंदा किस तरह की कंडीशन से गुजर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने डिप्रेशन से बचना है ना, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ, एक तो जिंदगी में आपके साथ कोई भी कुछ भी बुरा कर देता है तो उसको अगले ही लम्हे में माफ कर दें। एक माफ करने से आप खुद सुकून में आ जाएंगे। अब होता क्या है कि कोई भी रंजिश जब आप अपनी जिंदगी में खुद वो डाल लेते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूज आपको एक एग्रेशन का एक थॉट्स आते रहते हैं। एक तो जब आप माफ करते हो तो अल्लाह पाक आपसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। और सब्र करना, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी को कभी भी नेगेटिविटी से नहीं खत्म किया जा सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव से ही होगा। तो सबसे पहले तो आप दिल से उस इंसान को माफ कर दें, क्योंकि किसी ने अपने बुरा किया आपके साथ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में रहते हुए माय पर्सनल एक्सपीरियंस मुकाफात अमल है, और वो होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक हो और सामने वाला गलत है और वो कॉन्टिन्यूसली मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, तो आप अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दें। और ये वर्ड बहुत बड़ा है, जब आप ये कह के कहते हैं कि मैंने अल्लाह अपना मामला आपके हवाले कर दिया और मैंने इस इंसान को
इस शख्स को माफ कर दिया, तो आप यकीन करें वो सुकून जो आपको उस टाइम मिलता है, मेरा हमेशा मानना है। और ये हमने करना खुद के लिए, खुद की जात के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को माफ कर देते हैं ना, तो आप अपने आप को इंटरनली जो है ना, एक मैं समझती हूँ कि एक अजियत से रिहाई दिला देते हैं। तो खुद का सुकून के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। डिप्रेशन की वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सेहत के हवाले से बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे हम बात करने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं। डिप्रेशन उन्हीं में से एक जो है वो बीमारी है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। जैसे आपको बुखार होता है, नज़ला होता है, आपकी बॉडी दुखती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। इसी तरह से डिप्रेशन भी अगर आपको हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपके मूड्स बड़े स्विंग होने लगते हैं। तो ये भी एक कॉमन सी चीज़ है, इस पे बात करना शुरू कीजिए। अगर आप किसी भी तरह से किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अपनी अम्मा से बात कीजिए, किसी को कॉन्फिडेंस में लेके, किसी के साथ ट्रस्ट एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने रिश्तों पर, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप यकीन जानिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिप्रेशन की क्या वर्स्ट सूरत हाल हो सकती है और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, ये जानेंगे हम डॉक्टर जुनैरा से। जुनैरा, जैसे कि आपने पहले भी बात की कि हमारे जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो हमें बहुत हद तक रोक देते हैं अपनी सिचुएशन को जो है वो बताने के लिए। एक तो हमारे इर्द गिर्द के लोगों का बिहेवियर कितना ज़्यादा मैटर करता है, एंड देन अगर आपको पता है कि आप डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। जीनत, सबसे पहले तो हमें जो अपने फियर्स होते हैं ना उसको ख़त्म करना होता है। जो इजहार राय है, जो आप दिल में सोचते हैं, उसको दूसरों के सामने बयान करने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क आपकी, अगर आप जॉब में हैं, समटाइम हमें ये प्रेशराइज किया जाता है कि जी अगर हम ये बात ठीक बोल देंगे तो कहीं हमारी जॉब ना चले जाए। मैं अक्सर लोगों से ये बात कहती हूँ, मैं भी जॉब कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने भी हमेशा मुझे यही कहा, मेरे फादर ने भी हमेशा यही कि जो आप अपनी इजहार राय करते हुए कभी आपको डरना नहीं है किसी से, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, ठीक है। तो देन वाई हमारे यहाँ पे ये है कि अब हमने गलत को गलत और सही को सही कहने से भी डरने लग पड़े। हम देखते हैं सामने ये बड़ा आदमी बैठा है तो मुझे इसको ही ठीक कहना है, क्योंकि ये जो साथ वाला ये बेचारा तो इसका तो स्टैंडर्ड कोई नहीं है, इसकी तो स्टेटस कोई नहीं है और ये कल को मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं हो सकता। हम हर चीज को हमने अपने फायदे और नुकसान में वो कर लिया है। और जब भी आप कुछ गलत करेंगे तो ट्रस्ट मी, रात को सुकून की नींद आने वाली नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कॉमन फैक्टर है, हमने देखा है कि बहुत सारे आपके घर में सर्वेंट्स काम कर रहे हो, अगर आप एक अच्छे स्टेटस से बिलोंग करते हैं, वो जो घर के सर्वेंट्स होते हैं ना, ये घर की लोग होते हैं या जो आपके डायरेक्ट, वो लोग बेचारे सफर कर रहे होते हैं और आपके घर में कोई मसला आ गया, कोई सदका आ गया, तो आप कहते हो जी मैंने बाहर देना है। नमूदो नमाइश ज्यादा है, हालांकि जो इमीडिएट क्वेश्चन होगा वो आपके घर के मुलाजमीन से होगा। आप किसी एक बंदे को इतना अच्छा स्टेबल करो कि वो अपने घर का खर्च अच्छे तरीके से चला सके, ना कि वो 5,000 लेके दरबार पे चले जाएं और यहाँ लोगों के सामने नमूदो नमाइश करें। एंड सेकेंड मेजर फैक्टर तरबियत। ये जो चीजें होती है ना वो वक्त के साथ समझ आती हैं। जब हम भी छोटे थे तो दादों ने कहना, तो मैंने कहना ये कैसी बातें करती हैं, लेकिन अब आपको जिंदगी सिखाती है कि तरबियत कितना मैटर करती है। आजकल अनफॉर्चुनेटली एग्रेशन हम अपने बच्चों में खुद वो कर रहे हैं पैदा, कि जिस तरह आपका बच्चा अगर स्कूल से आता है वो कहता है मॉम मुझे साथ वाले लड़के ने या लड़की ने ऐसे किया, तो माँ बाप का आगे से यकीन करें, मैंने मोस्टली लोगों ये रिएक्शन देखा है, तुमने क्यों नहीं कुछ किया, तुम भी आगे से उसको एक लगा देते। नहीं, मेरा अक्सर इस बात पे आर्गुमेंट भी हो जाता है घर में, तो मैं बच्चों को कहती हूँ नहीं बेटा आपने कुछ नहीं कहना, आप मैम के पास जाएं, आप मैम, तो बच्चे कहते हैं मामा मैम ने कुछ नहीं किया, लेकिन स्टिल अगर मैम ने कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट डे पे उसकी माँ को स्कूल जाना चाहिए और वो जाके बात करे, ना कि मैं अपने बच्चे को सिखाऊं कि बेटा तुमने अब 3 बच्चे लेके जाके उसको मारना है, एक ने एक लगाई तो तुम भी उसको लगा के। नहीं, वो जीनत अल्टीमेटली वो मेरे पास भी आएगा, आज मैं उसको जो उसकी तरबियत कर रही हूँ वो होगा। अब जिस तरह अक्सर मेड्स हैं घर में, हेल्पर्स हैं, तो वो बहुत इज्जत के काबिल हैं। अक्सर बच्चे अगर कभी उनसे होते हैं तो मैं उनको बहुत ज्यादा डांटती हूँ, थोड़ी इसमें पोलाइट अम्मा हूँ, मैं डांट इतना वो नहीं मार, लेकिन अगर मेरा बच्चा कभी भी मेड से कोई तो मैं उसको मारती हूँ। और मुझसे अक्सर अम्मा ने पूछा कि ये तुम्हारी क्या है, मैंने कहा अम्मी शायद इसमें भी आप यही समझ लें कि मेरी अपनी लालच है, मैं उसको इसलिए मना करती हूँ कि कल को वो ये चीज उसके अंदर परवान चढ़ेगी। आज वो नौकरों के साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को अपने रिश्तों के साथ करेगा और अल्टीमेटली वही बच्चा अपनी माँ के साथ करेगा।
तो हर इंसान को इज्जत देनी चाहिए। और दूसरा जो डिप्रेशन है, और अगर आपको लग रहा है तो आप प्लीज, आपके पास, हर इंसान के पास कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जिस पे इंसान ट्रस्ट कर सकता है, और आप उसको बताओ कि आई नीड अ हेल्प, यार मुझे ये डिप्रेशन हो रहा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 months हो गए, 3, जिस तरह मैंने आपको कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी और डिप्रेशन। कॉमन होता है, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों में ज्यादा जल्दी डिप्रेशन हो सकता है। एंड सेकेंड, use of cigarettes, alcohol, these are also towards the prone for the depression। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको, अगर आप किसी गलत आदत में चले गए हैं, आप डिस्कस करें। आजकल हमने गलत चीजों को ऐसे वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि भाई हम तो बहुत ज्यादा यो टाइप के लोग हैं, मैं ये ले रही हूँ, टीनेजर्स बच्चे हैं डिफरेंट चीजों की चीजें यूज करते हैं, लाइक वेप आजकल बहुत कॉमन है, तो वो बच्चे उन चीजों को एक ऐसे दिखाते हैं कि जी ये तो स्टेटस है, ये स्टेटस सिंबल है और हम बड़े यो हैं, तो ये चीजें गलत हैं। अगर आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो आप उनको रोकें, आप उनको समझाएं। और सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, पेरेंट्स का बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने वही वाली बात है, हम बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे होते हैं बाहर बैठ के हर तरह की, लेकिन अपने ही घर में क्या चल रहा है, ये चीजें देखी हैं। जैसे आपने भी स्मोकिंग की बात की, वेप की बात की, बच्चे कॉमनली यूज कर रहे हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि उनके दरमियान वो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि पहले जमानों में न्यू जनरेशन खराब होती थी कि जी यंग बच्चे हैं, वो जो बड़े कहते थे जवानी का खुमारी। आजकल सॉरी टू से जो पेरेंट्स हैं वो भी इसी स्टेटस में चले गए, उनको भी हर चीज वही चाहिए। तो वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, आवे का आवा ही बिगड़ गया, तो दैट्स वाई हमारी सोसाइटी इतनी बुरी तरीके से प्रेजेंट हो रही है। हमने अपनी जिंदगियों से शुक्रगुजारी बिल्कुल खत्म कर दी है। हम एक ऐसी दौड़ में लग गए हैं कि बस ये चीजें मुझे चाहिए, मुझे भी वो जोड़ा चाहिए, ये नहीं देखना कि मेरा कितना दामन है और मैंने उसके मुताबिक चलना है। अगर आप ये नहीं चलेंगे तो अल्टीमेटली आप डिप्रेशन के पेशेंट, क्योंकि आप फंक्शन पे गए हो और आपने कहा जी जीनत ने तो भाई बहुत महंगा जोड़ा पहना था तो मैंने तो नहीं पहना था। मैं हमेशा कहती हूँ नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ, यू आर अ सेपरेट पर्सनालिटी, वो सेपरेट है और आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। मैं अक्सर अपने छोटे बहन भाई हैं उनसे भी यही बात करती हूँ कि मुझे ये बात नहीं है, मैं कहती हूँ कि मुझे आज तक कभी किसी को देख के ये नहीं लगा कि ये चीज मुझे चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जो दिया है मैं उस पर बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ। इम्पोर्टेंट है। और मुझे एक दिन मेरी बहन कहती है अच्छा अब तुम्हारे पास सब कुछ है इस दुनिया में। मैंने कहा नहीं सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है मैं उस पर बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे इससे ज्यादा नहीं। हाँ, एक चीज जो मैं, हर इंसान अगर मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ, अगर खाना काबा जाते हैं उम्र, मैं कहती हूँ बस मेरी फैमिली और मेरे लिए सेहत की दुआ करें, इससे बड़ी चीज दुनिया में आपके लिए कोई नहीं है। क्योंकि सुनहरा हम देखते हैं, जैसे आपने जोड़े की बात की है या हम अपने रिलेटिव्स में बात करते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं कि आजकल डिफरेंट तरह के जो है ना, वो मैंने भी सोशल मीडिया पे रिसर्च भी की, वीडियोस भी देखे, लोगों ने अपना डिप्रेशन एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उनको सोशल मीडिया से जो है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इस तरह की चीजें आई कि फलां के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है, और इस तरह की एक अजीब सी रेस में हम लग गए हैं जिससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुक्र का जो एलिमेंट है वो हमेशा से कहा जाता है, हमारा दीन भी इस चीज पे जो वो जोर देता है कि शुक्र गुजारी आपकी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा कर देती है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और डिप्रेशन के हवाले से गुफ्तगू जारी है कि किस तरह से डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, जिस तरह से आपका नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और दीगर डिफरेंट तरह की बीमारियां। तो इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वोकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी से बताएंगे नहीं कि आपको पेन है, आप पेन में है, तब तक कैसे कोई समझेगा? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जो है रूटीन से भांप लेते हैं कि हम किसी ना किसी मुश्किल में हैं, लेकिन फिर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा से मैं एक चीज़ की एडवोकेट रही हूँ कि कम्युनिकेशन इज सो इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते तब तक बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हमारे जो है हमेशा अटके रहते हैं। फेस टू फेस बात करना, कम्युनिकेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम में हैं, ना सिर्फ डिप्रेशन, अगर किसी और भी तरह का कोई मसला है, तो प्लीज़ अपने ट्रस्टवर्थी पर्सन के पास जाइए, जाकर उनसे बात कीजिए ताकि बेहतर हल निकल सके और आपकी ज़िंदगी जो है आसान हो सके। लेकिन डिप्रेशन
डिप्रेशन की सूरत हाल में किस तरह से इसे ट्रीट किया जा सकता है, ये हमें बताएंगे डॉक्टर जुनैरा। डॉक्टर, रवैयों पे हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली कि किस तरह से चेंज होनी चाहिए जब एक पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है। डिप्रेशन के क्या स्टेजेस हो सकती हैं और इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल जीनत, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले वो मैंने आपके लास्ट सेशन में जब हमने बात करते हुए अपने सोशल मीडिया का नाम लिया, मैं उसको ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा आपके चैनल की तरफ से लोगों को ये पैगाम है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ रियल थिंग। ठीक है, होता क्या है कि आप नॉर्मल सिचुएशन में बैठे हो, अचानक से एक फूल के साथ पिक्चर लगा देते हैं किसी भी चीज़, तो लोग समझ रहे होते हैं कि पता नहीं कितनी फैंटासाइज लाइफ है। ऐसा नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में गम है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं। सोशल मीडिया तो वो चीज है जो हम आपको दिखाना, नजर का धोखा है। ठीक है, बिल्कुल। प्लीज प्लीज उसको रियल समझ के अपनी लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर मत करें, वो सच नहीं होता। हर किसी की लाइफ में टेंशन पर। दूसरी बात स्टेजेस की एंड डिप्रेशन की, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली 1 to 2 months आपका जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट कर रहा है, डिप्रेशन में होगा क्या? आपका लोगों से मिलने को दिल नहीं करेगा, आपका बात करने को दिल नहीं करेगा, आपका इंटरेस्ट लोगों के ऊपर से खत्म हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप घबराने और कतराने, और आप बिल्कुल ही आप जूते कपड़े ये सब चीजें होती हैं, इनमें आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है आपका किसी से मिलने को दिल नहीं। तो आपको अगर ये लग रहा है तो सबसे पहले अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करें, और अगर आपको फिर भी लग रहा है प्राइवेसी इशू है, बिकॉज हमने बताया कि सोसाइटी जज करती है, तो प्लीज कंसल्ट विद योर गुड डॉक्टर, अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये नहीं है कि डिप्रेशन में आते ही हम आप लोगों को मेडिसिन दे देंगे, ऐसा नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ थेरेपीज नाउ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज हैं, काउंसलिंग है, ठीक है, जो हम स्टार्ट में पेशेंट्स की करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और खुदा ना खास्ता अगर आपके माइंड के अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, दैट इज द अलार्मिंग कंडीशन। प्लीज 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 कम टू अ डॉक्टर एंड अपने पेरेंट्स से डिस्कस। वर्स्ट कंडीशन है, ऑब्वियसली ये वर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि डिप्रेशन जब आपको होता है और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसके ऊपर लोगों से हिचकिचाने लग पड़ते हैं, खुद अपने अंदर ही सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं, तो देन आप उस चीज को वर्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको यही एक होता है कि जी डर लग रहा है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। यकीन माने लोग कुछ भी नहीं कहते, मरते वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी कुछ कुछ पढ़ते हैं और कुछ कुछ नहीं पढ़ते। तो स्टॉप फियर फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, मेरा हमेशा मानना है कि उस इंसान को कभी डिप्रेशन नहीं होगा। ये थोड़ी सी मीन बात है, लेकिन मेरा बिलीव है, और मैं सबसे पहले इसी पे लव योरसेल्फ, सबसे पहले खुद से प्यार करें, बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी की सबसे ज्यादा कमी है। हमारी जो मोस्टली फीमेल्स हैं शादी होने के बाद खुद के ऊपर वो तवज्जो नहीं देती, वो अपनी तवज्जो मरकूज कर देती हैं अपने बच्चों की तरफ, अपने शौहर की तरफ, अपनी, लेकिन वो भूल जाती हैं कि वो खुद क्या है। देखिए, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। और जुनैरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो खुद से सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने बड़ी डिटेल में एक पहले भी प्रोग्राम में जो है ना वो इंट्रो में बात की थी कि आप अपनी जात से जब तक मोहब्बत नहीं करते ना, आप इर्द गिर्द किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। तो डिप्रेशन से अगर आप निकलना चाहते हैं तो इसकी बहुत बड़ी एक जो की है वो यही है कि लव योर सेल्फ। जुनैरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात किया जिसपे वोकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।